साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम लोग एक बार देखेंगे समान अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमने कहा था कि जो टॉपिक चल रहा है भूगोल में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रायः यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा हर एग्जाम में, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो या इवन की इंटरव्यू हो। क्योंकि मिट्टी की बात हम पढ़ रहे हैं और मिट्टी हमारे जीवन के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी ढांचा को निर्माण करती। तो सब कुछ हम बता चुके हैं कि मिट्टी क्या है, मिट्टी की बनावट कैसे होती है, मिट्टी के बनावट में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं और मिट्टी का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो उसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास में। टेक्नोलॉजी या कुछ परिस्थितियों के कारण कभी कभी क्लास डिले हो जाता है, जैसा कल हो गया, तो उसको अदरवाइज नहीं लेंगे। एक ध्यान रखेंगे कि अगर क्लास की सूचना आपको टेलीग्राम पर जो दी जाए उसको फॉलो करें। कभी कभी अगर प्रॉब्लम होगा तो सूचना हाफ एन आवर, आधा घंटा पहले टेलीग्राम पर आपको दी जाएगी। तो टेलीग्राम से इसलिए हमने कहा है जुड़ कर रहे हैं। जीएस विथ एच रोशन पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मैसेज मिल सके कि कोई परेशानी है तो क्लास सस्पेंड है, पोस्टपोन्ड है या क्लास का टाइमिंग चेंज हो गया, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन नॉर्मली सामान्यतः जो क्लास चल रहा है प्रतिदिन 4 बजे वो चल रहा है और बहुत जल्दी ही हम प्रतिदिन 2 विषय लेकर आने वाले हैं। और करंट के लिए भी काफी मैसेज आया है तो करंट भी शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, तो ध्यान रखना है। और साथ ही इकोनॉमिक्स का क्लास हम शुरू करेंगे बहुत जल्द, ये ध्यान रखना। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज के क्लास को। ज्योग्राफी में जो पढ़ रहे थे मिट्टी की बात, और उस क्लास में हमने मिट्टी के वर्गीकरण को शुरू किया था और पहला पार्ट देख रहे थे जलोढ़ मिट्टी, जिसके बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूं। अब यहां पर जो हम लोग को पढ़ना है आज के क्लास में वो जलोढ़ मिट्टी का प्रकार और उसके बाद फिर भारत में पाई जाने वाली दूसरी सबसे अधिक मात्रा में जो मिट्टी है उसकी बात। तो यहां पर हम पहले जलोढ़ मिट्टी के प्रकार पर थोड़ा सा नजर डाल लें तो जलोढ़ मिट्टी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम लोग फिर आ जाएंगे दूसरे प्रकार की मिट्टी पर। तो पहला मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पढ़ रहे थे, उसके बनावट की प्रक्रिया, उसका विस्तार और कितना उपजाऊ है, क्या है, ये सब हम बता चुके हैं। भारत में कैसे विस्तार है ये सब चर्चा हो चुकी है। वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि आपको भी आकलन मिल सके कि आप जो ग्रुप में पढ़ते हैं वो किस तरह की पढ़ाई है और उनकी तैयारी और आपकी तैयारी में क्या फर्क है। क्योंकि जब हम अपने बीच में अपना आकलन करते हैं तो उसी के आधार पर हमारे एग्जाम में परफॉर्मेंस निर्भर करता है। अपना जो प्रदर्शन होता है वो कुछ लोगों के ग्रुप्स के कारण होता है। तो आप ग्रुप में जरूर पढ़ाई करें, ग्रुप में इसको देखें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग जलोढ़ मिट्टी के प्रकार पर नजर डालते हैं। अब जलोढ़ मिट्टी के प्रकार की जब बात आती है तो जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ये ध्यान रखना। कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार, ये ध्यान रखना, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। भले आपको याद ना हो या कॉन्सेप्ट ना हो, जो पढ़े हैं उसको इससे जोड़कर आपने नहीं देखा है तो इसको ध्यान दें। तो 2 प्रकार की है, कौन कौन बता सकते हैं? जो वीडियो देख रहे हैं शुरू से उनको तो बताना चाहिए, जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उसके बाद इसमें रिवीजन कर रहे हैं उनको तो पूरा पता होना चाहिए। तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे उत्तर का विशाल मैदान। विशाल मैदान को कितने भाग में बांटा जाता है? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। कितना भाग में? तो हमने बताया था 5 भाग। तो 5 भाग में जो 2 भाग है वही जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। और हमने कहा था कि जलोढ़ मिट्टी बनावट के दृष्टिकोण से 2 भाग में बटा हुआ। एक का नाम है नई जलोढ़ मिट्टी। अब याद आ गया होगा बहुत लोगों को, क्योंकि आजकल मेमोरी का बहुत प्रॉब्लम है, याददाश्त बहुत ही कम है लोगों की और बहुत जल्दी भूलते हैं। भूलने का कई वजह है और जल्दी भूलने का भी कई वजह है, जिसके लिए हम अलग से आपको क्लास देंगे संडे की पाठशाला में कि क्यों भूलते हैं और कैसे हम चीजों को लंबे समय तक याद रख सके।
चीजें याद नहीं रहती। एक तो होता है कहता है पेट में है मुंह में नहीं आ रहा। कभी कभी बोलेंगे किसी से कुछ पूछेंगे तो कहेगा पेट में तो है लेकिन मुंह में नहीं आ रहा। मतलब क्या है कि सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, लेकिन वो मेमोरी में नहीं। लेकिन जैसे ही कोई क्लू दिया जाता है तो झट से वो पेट से बाहर आकर मुंह में चला आता। तो हाँ हाँ यही तो था, यही तो हम सोच रहे थे। तो ऐसे ही लोग रिप्लाई करते। क्यों होता है? क्योंकि हम गंभीरता से याद नहीं कर पाते। तो हमने कहा था नई जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को न्यू एलुवियल सॉइल कहा जाता। और हमने कहा था कि नई जलोढ़ मिट्टी जो बनती है वो मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों में जो निम्न भूभाग होता, लो लैंड, वहीं पर इसका विस्तार देखा जाता है। तो निम्न भूभाग में पाया जाता है। ये पहला तो ध्यान रखना कि वही होगा जिसका लैंड जो होगा लो लैंड होगा, हाई नहीं हो। तो निम्न भूभाग में होता है। और निम्न भूभाग में हमने कहा था कि अगर ऐसे मैदानी क्षेत्र है ऐसे, और अगर ये कोई लो लैंड है ऐसे, तो यहां जो पानी हर साल बाढ़ का आ जाता है, इसी जगह पर पानी के कारण मिट्टी नदी के जल के साथ आती है और एक परत बना देती है। तो लो लैंड में पानी जाएगा, हाई लैंड में नहीं होगा। इसको और गहराई से देखें तो अगर नदी ऐसे बना दें, नदी चैप्टर पढ़ेंगे तो नदी का ये कैचमेंट एरिया, अब यहां नॉर्मली सामान्यतः पानी ऑफ सीजन में इतना रहता है, लेकिन बारिश के सीजन में क्या है कि ये पानी जो है ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। अभी पानी गर्मी का सीजन इतना है, बारिश जब आता है तो बारिश के सीजन में पानी ऊपर आ गया तो ऊपर तक चला गया, लेकिन फिर पानी घटेगा तो ये पानी खत्म हो जाएगा। फिर जब बारिश का सीजन समाप्त होगा तो इस जगह जो मिट्टी बिछ गई जहां पर पानी पहुंचा था बारिश में, तो ये वाला जो मिट्टी बिछी, इसी मिट्टी को हम क्या कहेंगे? नई जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। तो नई जलोढ़ मिट्टी कहां मिलेगा? लो लैंड पर मिलेगा, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि पानी उतना ऊंचा नहीं चढ़ेगा। चढ़ेगा जो लो लैंड होगा। जैसे लो लैंड है, यहां पानी इधर आया और इस जगह भर गया, गड्ढा था, यहां नहीं भरा चूंकि गड्ढा नहीं था। तो गड्ढे में निम्न भूभाग में जब पानी भरता है तो जो मिट्टी उस जगह परत के रूप में बिछ जाती है उसी को हम नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब ये नई जलोढ़ मिट्टी जो था, हमने कहा था कि नई जलोढ़ मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिट्टी है और इसका एक नाम हमने दिया था उत्तर के विशाल मैदान में कि इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी का नाम कोई बता सकते हैं? खादर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर प्रदेश। और इसलिए हमने कहा कि चीजों को याद रखें। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे जो पहले पढ़े हैं तो फिर दिक्कत हो। तो दोनों को जोड़कर पीछेगा, मिट्टी से और उत्तर के विशाल मैदान से। तो कभी कभी पूछ देगा कि खादर प्रदेश की मिट्टी कैसी होती है? तो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। अब खादर प्रदेश का जो चर्चा वहां हुआ था उसको आप थोड़ा सा रिकॉल करें, रिमाइंड करें, फिर से याद करें, मेमोराइज करें। तो मेमोराइज करना बहुत जरूरी है, भूले नहीं चीजों को। हमने कहा था कि खादर प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान में सबसे उपजाऊ प्रदेश है। सबसे उपजाऊ, इससे ज्यादा उपजाऊ कोई मिट्टी नहीं होती। अब यहां ध्यान रखना है कि अगर भारत के सभी मिट्टियों को देखें तो सभी मिट्टियों में सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी में सबसे उपजाऊ नई जलोढ़ मिट्टी, और नई जलोढ़ का दूसरा नाम खादर प्रदेश। तो ये सब क्वेश्चन जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। और इसलिए हमने कहा था कि इतना उपजाऊ है कि इस खादर प्रदेश या नई जलोढ़ मिट्टी में खाद की आवश्यकता नहीं होती है। बिना खाद के कृषि कार्य किया जा सकता है। तो ये हमने आपको बताया था, ये ध्यान रखना कि बिना खाद की कृषि होता है। खादर प्रदेश कहते हैं, सबसे उपजाऊ मिट्टी है, और ये जो मिट्टी है खादर प्रदेश, इसी का नाम नई जलोढ़ मिट्टी। और ये जब भी होगा तो उत्तर के विशाल मैदान में या जलोढ़ मिट्टी के उन क्षेत्रों में होगा जिसका लो लैंड होगा, ज्यादा ऊंचाई पर, टीले के रूप नहीं हो, गहरा स्थान होगा, नदी के किनारे किनारे पार्ट पर, जो नदी का बेसमेंट के बाद जस्ट एरिया होगा। जैसे नदी का पार्ट है तो नदी का जस्ट जो किनारा होगा, यही सब किनारा क्या होगा? नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होगा। तो पहला हो गया नई जलोढ़ मिट्टी। दूसरा जो टाइप है, जस्ट इसका उल्टा नाम है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नई और पुरानी बिल्कुल आसान है याद करना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो पुरानी हो गया तो ओल्ड है,
और जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल ही कहते हैं। तो न्यू एलुवियल सॉइल और ओल्ड एलुवियल सॉइल, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी। और पुरानी का क्या कॉन्सेप्ट है कि हमने कहा था कि उत्तर के विशाल मैदान में वह भाग जहां पर हर साल पानी नहीं पहुंचता, कभी कभी पहुंचा होगा 2-4-10 साल पहले, उसके बाद पानी नहीं पहुंच पाया, तो वो मिट्टी समय के साथ क्या हो गई, पुरानी। वो मिट्टी नदी द्वारा ही लाई गई है, जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन बहुत पहले की मिट्टी है, नई परत नहीं बिछी उस पर, और इसलिए इसका नाम पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो यह ध्यान रखना है कि पुराने जलोढ़ मिट्टी वहां होता है जो उत्तर के विशाल मैदान में उच्च भूभाग होता है, हाई लैंड पर। तो एक है लो लैंड और एक है हाई लैंड। जैसे हमने कहा ये नदी है, तो नदी का ये लो लैंड है, क्योंकि पानी यहां तक पहुंच जाता है बरसात में, लेकिन इसके अगर ऊपर चले जाएं, ये अगर आ गए इधर, तो ये वाला पार्ट पर पानी बहुत रेयरली पहुंचेगा, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाएगी, विपरीत परिस्थिति हो जाएगा, तब जाकर के यहां पर पानी पहुंचेगा, लेकिन नॉर्मली पानी नहीं पहुंचेगा ऊंचाई पर। और जब पुनः नहीं पहुंचेगा तो बहुत पहले पहुंचा है, इसलिए नाम हो गया क्या, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब पुराने जलोढ़ में उच्च भूभाग, और उच्च भूभाग पर क्या, तो कहेंगे कि वैसा प्रदेश जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है, जो पहले की मिट्टी है, उसी को हम क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी उच्च भूभाग वाले क्षेत्रों को, मतलब यहां जो क्षेत्र है, ये वाला पार्ट, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम उत्तर के विशाल मैदान में क्या नाम दिए, रिप्लाई कीजिए जल्दी, क्या नाम था। तो एक खादर प्रदेश है, तो इसको क्या कहते, बांगर प्रदेश कहते। क्या कहते, बांगर प्रदेश। तो ये ध्यान रखना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम बांगर प्रदेश। और बांगर प्रदेश में मिट्टी पुरानी हो चुकी है, इसलिए ये उपजाऊ इसके जैसी नहीं, और उपजाऊ नहीं है, इसलिए इस बांगर प्रदेश में खाद देना आवश्यक है। बिना खाद दिए आप कृषि नहीं कर सकते, यहां उत्पादन नहीं मिलेगा। यहां पर बिना खाद का उपजाऊ कम हो रहा है, यहां पर खाद देना पड़ता। और नॉर्मली ध्यान रखना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर प्रदेश सिंपली मानव बसाव के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मानव बसाव के लिए, ये ध्यान रखना है। तो मानव बसाव के लिए उपयोगी है, क्योंकि यहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। अभी बिहार बहुत प्रभावित है बाढ़ से, कोरोना काल के अलावा अभी बाढ़ एक विभीषिका के रूप में बाहर बिहार में आया हुआ है। 14 जिले डूबे हुए और लगभग 40 से 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। और ध्यान रखेंगे जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि वहां के लोग अपने जान माल की बचाव के लिए ऊंचे लैंड को ढूंढ रहे हैं, कि गांव का जो सबसे ऊंचा प्लेस होगा वहां पर तंबू गाड़ करके, टेंट गाड़ करके रहा जाए। अगर वो जगह नीचा होगा तो पानी घुस जाएगा वहां पर। तो इसलिए ध्यान रखना है कि बांगर प्रदेश मानव बसाव के लिए उपयुक्त होता है, और इसी बांगर प्रदेश का दूसरा नाम पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर प्रदेश और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर प्रदेश। तो यही दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है। बनावट के आधार पर कब आया, हर साल आ रहा है कि कभी कभी आया है, तो इसके आधार पर इस मिट्टी को हम दो भाग बांट। लेकिन इसी में इन दोनों का मिला जुला एक मिट्टी का प्रकार है, जलोढ़ मिट्टी, और उसका नाम है दोमट मिट्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा है, दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो दोमट मिट्टी इसी का प्रकार है, मतलब जलोढ़ मिट्टी का है। मुख्य रूप से दो ही है, नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़, या खादर प्रदेश या बांगर प्रदेश। लेकिन अब यहां जो है एक मिट्टी हमने लिखा दोमट मिट्टी। और दोमट मिट्टी क्या होती है कि उत्तर के विशाल मैदान में, जो जलोढ़ मिट्टी इधर था, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तक फैला हुआ। तो उत्तर के विशाल मैदान में मिट्टी का वह भाग जिसमें दो चीज, एक बालू और दूसरा चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो नदी के जल में चिकनी मिट्टी होती है और बालू भी होता। तो बालू और चिकनी मिट्टी आधा आधा हो, 50% बालू मिला हुआ हो और 50% अगर चिकनी मिट्टी मिला हुआ जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी ऐसा बनावट बन जाए कभी कभी कि उसमें बालू का कण 50% और उसमें चिकनी मिट्टी 50% मिला हुआ। तो ये जो दोनों मिश्रण होगा, इस मिट्टी का नाम क्या होगा,
दोमट मिट्टी हो। और यही पूछा है कि वैसी जलोढ़ मिट्टी जिसमें बालू के कण की प्रतिशत या मात्रा आधा होता है उसको कहते हैं क्या? तो दोमट मिट्टी। क्यों पूछता है? तो विचार करना कि क्यों पूछता है क्वेश्चन। इसलिए पूछता है कि दोमट मिट्टी जो है गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी है। गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब इससे अच्छी मिट्टी नहीं होती है गेहूं के लिए। और इसीलिए एग्जाम में पूछता यही है कि गेहूं का उत्पादन करना होगा तो सबसे अच्छी मिट्टी कौन होगी? तो दोमट मिट्टी हो। क्योंकि गेहूं के उत्पादन में जो प्लांटेशन होता है उसमें इसी तरह के मिट्टी में उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा दिखती है। और इसलिए एग्जाम में पूछता। और मैं कहा है कि जिज्ञासा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप जिज्ञासा नहीं पालेंगे, जिज्ञासा नहीं होगी आपके अंदर, तब तक आप किसी चीज को अचीव नहीं कर सकते। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न पर एक एनालिसिस करें, आकलन करें। आप क्वेश्चन उठा करके, प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके, टेस्ट में जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको उठा करके सोचे कि क्वेश्चन पूछा क्यों, क्या वजह है पूछने का। उलूल जुलूल सवाल नहीं पूछता जैसे आजकल मीडिया वाले कर रहे हैं कि कुछ से कुछ उलूल जुलूल सवाल करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कुछ भी। वो मार्केटिंग कर रहे हैं। गांव में भी बहुत सारे ऐसे बकतूत करने वाले लोग होंगे जो बिना सिर पैर की बातें करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि उन चीजों पर ध्यान दें कि जो जिसमें आपको लगे कि हाँ ये काम हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। हमने कहा दोमट मिट्टी क्यों पूछा? क्योंकि आपको पता है कि गेहूं एक इंपॉर्टेंट फसल है भारत के लिए और ये गेहूं उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। तो ये ध्यान रखना है। यही 3 टाइप की 2 मुख्य प्रकार है और उसी में एक है दोमट मिट्टी जिसमें बालू और चिकनी मिट्टी 50-50% होता। विस्तार और हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में और सारा चीज विशेष तौर पर आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो अब चलते हैं इससे आगे और एक और मिट्टी पर नजर डालते हैं। तो दूसरा जो टाइप होगा वो ध्यान रखना है। तो जलोढ़ मिट्टी का प्रकार, जलोढ़ मिट्टी की बनावट, उसका विस्तार, भारत के लिए उसकी क्या आवश्यकता है, ये सब आपने पढ़ा। अब यहां के बाद जो हम लोग देखेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिट्टी। तो हमने कहा था कि भारत में मिट्टी को वर्गीकरण करने का जिम्मा किसको दिया गया है? कौन बांटता है मिट्टी को अलग अलग भाग? नाम बताइए जल्दी। तो हमने कहा था कि मिट्टी का वर्गीकरण भारत में आईसीएआर करता। आईसीएआर का मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली है। और उसने भारत की मिट्टियों को 8 भाग में विभाजित किया। मतलब अलग अलग तरह के 8 प्रकार की मिट्टियां हैं जिसमें 4 प्रमुख है लेकिन 8 डिफरेंट मिट्टियां। एक हमने पढ़ लिया जलोढ़ मिट्टी। अब दूसरा जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक मिट्टी का टाइप है वर्गीकरण के आधार पर और वो दूसरा टाइप है, नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी, अंग्रेजी में ब्लैक सॉइल। तो नाम है काली, तो काली को ब्लैक ही कहते हैं, सॉइल मिट्टी। तो दूसरा टाइप। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण टाइप है मिट्टी का, एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो एग्जाम में अगर मिट्टी से सवाल पूछेगा तो सबसे अधिक काली मिट्टी से पूछेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए काली मिट्टी को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक स्टडी करें कि काली मिट्टी है क्या। तो नाम ही से स्पष्ट है काली है, तो कलर काला है, एकदम ध्यान रखना। तो काला कलर होने की वजह से इसको काली मिट्टी कहते हैं, इसलिए नाम ब्लैक सॉइल। दूसरा ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं और ये भारत में जलोढ़ मिट्टी के बाद पाए जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी क्षेत्र की मिट्टी है। मतलब अगर ये पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक कौन मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी। और ये पूछ दे कि भारत में दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाला मिट्टी कौन, तो काली मिट्टी। ये ध्यान रखना कि काली मिट्टी जलोढ़ के बाद दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब इसकी बनावट पर पहले फोकस करें। जैसे जलोढ़ को हमने कहा कि नदियों के जल के द्वारा ढोकर लाई गई और ऐसे ऐसे बिछा दिया, मिट्टी बन गई।
तो काली मिट्टी कैसे बनेगी? तो ध्यान रखना कि काली मिट्टी बनने का जो कारण है वो एक अलग बहुत ही वैज्ञानिक कारण है, वो है ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी का विस्फोट, ये ध्यान रखना। तो कभी कभी कॉन्सेप्चुअली पूछ देगा कि ज्वालामुखी के विस्फोट से बनने वाली मिट्टी होती है कौन मिट्टी? तो काली मिट्टी, ये ध्यान रखना। तो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो विस्फोट, ज्वालामुखी का विस्फोट से क्या निकलता है? तो लावा निकलता है। हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक पूरा ज्वालामुखी वोल्केनो पढ़ना, हम लोग को कई तरह से सवाल ज्वालामुखी से पूछा जाता। अब लावा निकला और इस लावा के कारण धरातल पर, इस लावा से धरातल पर एक चट्टान बनता है, और धरातल पर जो चट्टान बनता है उसका नाम बेसाल्ट चट्टान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन चट्टान? तो बेसाल्ट चट्टान, ये ध्यान रखना है, बेसाल्ट चट्टान। तो होता क्या है कि ज्वालामुखी फटता रहता है जहां जहां एक्टिव वोल्केनो है, नीचे से गर्म लावा निकला पिघला हुआ, मोल्टेन एकदम, तप्त लावा एकदम निकलते रहता, और निकलकर जब धरातल पर आता है तो धीरे धीरे ठंडा होता, और ठंडा होकर वो जम जाता, और जमता है तो उससे क्या बनता है? चट्टान बनता है। रॉक्स, जो हम पर्वत पहाड़ देखते हैं, वो जमने के कारण बना हुआ है। तो अलग अलग तरह के चट्टान भी है, अलग अलग तरह के पर्वत भी है, जिसमें कुछ चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट से बनती है, जिसको नॉर्मली हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं, इग्नियस रॉक। चूंकि आग से निकला है, लावा है, इसलिए आग्नेय चट्टान। और इस चट्टान का एक टाइप है बेसाल्ट चट्टान, जो धरातल पर होता, अंदर अगर ना जम जाएगा, जमीन के अंदर बाहर नहीं निकलेगा, तो कहेंगे वो ग्रेनाइट है। तो ग्रेनाइट अंदर होता है और बेसाल्ट ऊपर होता है। अब होता क्या है, चूंकि अभी हमने कहा कि काली है, काली क्यों है? क्योंकि आग में जली हुई। कोई भी चीज को आग में जला देंगे तो कलर काला ही होगा। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसके रंग को काला कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि बेसाल्ट चट्टान के ज्वालामुखी विस्फोट से लावा निकलता है, जो धरातल पर लावा से बेसाल्ट चट्टान बनता है, उसके टूटने फूटने से काली मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है, ये ध्यान रखना। तो आंसर क्या करना है? कई बार पूछेगा कि काली मिट्टी बनती है किस चट्टान के टूटने से, तो क्या आंसर होगा? बेसाल्ट चट्टान के टूटने से। बेसाल्ट चट्टान कैसा चट्टान? तो आग्नेय चट्टान, और ज्वालामुखी विस्फोट के लावा से जो धरातल पर बना, उसी से बना हुआ। अब यहां ध्यान रखना है कि इसमें कुछ पोषक तत्व हैं या कुछ खनिज हैं जो इसको काला कलर देते हैं, जिसमें एक तो लोहा है, लोहा के बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद पोटास है, पोटास के बाद मैग्नीशियम है, और कुछ मात्रा में कैल्शियम भी होता। तो ये सब जो मौजूद है, लोहा, एल्यूमिनियम, पोटास, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन सब की वजह से इसका कलर जो है ब्लैक दिखने लगता है, और इसीलिए कॉमनली हम इसको काली मिट्टी के रूप में देखते हैं। तो ये ध्यान रखना कि काली मिट्टी क्यों है? क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला जो लावा है उससे बना हुआ। दूसरा, कि इसमें ऐसे पोषक तत्व हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसकी वजह से इसका रंग काला हो जाता है, यह ध्यान रखना। अब इससे आगे चलें तो ध्यान रखना है कि इन सब की वजह से इस मिट्टी में एक विशेष प्रकार की क्षमता होती है कि पानी जब इस पर गिरता है तो पानी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है, धीरे धीरे अवशोषित करती है, अवशोषित करती है, और उसके बाद धीरे धीरे उत्सर्जित करती है,
ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है कि जब पानी इस पर डालेंगे, बारिश होगा, तो पानी धीरे धीरे ये सोखेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और जब एब्जॉर्ब कर लेगी पूरा तो जल्दी पानी को छोड़ेगी नहीं, और इसलिए ये मिट्टी हमेशा गीली होती है, चिपचिपी होती है, क्योंकि पानी को काफी लंबे समय तक स्टोर कर सकती है। और इसलिए कहा जाता है कि एक ऐसी मिट्टी है जिसमें नमी धारण करने की क्षमता, नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है, नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है, ये ध्यान रखना। और इसकी वजह से जब पानी एब्जॉर्ब होता है तो धीरे धीरे मिट्टी फूल जाती है, लेकिन जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी, पानी धीरे 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 फिर सूखेगा, तो मिट्टी बहुत हार्ड होकर बीच में दरारें फट जाएगी। और इसलिए इसको एक नॉर्मली कहा जाता है कि ये मिट्टी जो है ऐसी मिट्टी है कि बिना जुताई के कृषि कार्य किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है, किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। ये पूछा है एग्जाम कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जो बिना जुताई के वहां पर हम एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं। नॉर्मली कोई भी कृषि कार्य जो होता है उसमें जुताई करना जरूरी होता है, मिट्टी को हल्का करना, भुरभुरा करना, ताकि उसमें नमी चला जाए, एयर चला जाए, नाइट्रोजन चला जाए, इसके लिए हम जुताई का कार्य करते हैं। लेकिन एक ऐसी मिट्टी है कि स्वतः जुताई होता है, इसमें पानी गया, फूल गया, फिर पानी का वाष्पोत्सर्जन होगा और धीरे धीरे वाष्पीकरण से वो मिट्टी अपने आप फट करके अलग अलग हो जाए, तो गैप्स भी बन जाएगा, और गैप्स बनाना ही जुताई का काम है। तो ये ध्यान रखना है, नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है, बिना जुताई का कृषि कार्य यहाँ किया जा सकता है, कलर काला है, बनने की प्रक्रिया इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई पड़ती। तो ये मिट्टी के बनावट की बात, ये है कैसा। अब इस मिट्टी की बनावट से आगे चलें तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इससे जुड़ा हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, कि कैसे कैसे इसको आपको देखना, क्योंकि देखने का नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि नजरिया जिस रूप में होता है उसी रूप में हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। अलग अलग लोगों का पढ़ने का नजरिया अलग है, अलग अलग लोगों का सुनने का नजरिया अलग है, एक ही शब्द के लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, अर्थ कुछ और निकालते हैं। तो ये नजरिया की बात होती है कि क्या हम किस नजरिए से देख रहे हैं। तो जब एग्जाम के नजरिए से पढ़ रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा चीजों को और देखें कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने कहा कि काली मिट्टी है, नमी सबसे अधिक धारण कर सकती है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो इसको काला कलर देते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाला जो मलबा है उससे बेसार चट्टान बना और उसके टूट फूट से ये काली मिट्टी बन गई, तो ध्यान रखना। अब यहां ध्यान रखना है कि नमी अधिक धारण करने की वजह से ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, और उपजाऊ इसलिए कि उपजाऊ ऐसा है कि ध्यान रखना कि इस मिट्टी में मुख्यतः कॉमर्शियल क्रॉप की खेती होती है। कॉमर्शियल क्रॉप ध्यान रखना है जिसको हम नॉर्मली व्यावसायिक फसल कहते हैं। तो व्यावसायिक फसल के लिए उपयुक्त है, व्यावसायिक फसल के लिए उपयुक्त है, ये ध्यान रखना। मतलब सबसे ज्यादा कमर्शियल क्रॉप यहां होता है। जैसे हमने कहा बिहार में खादान होता है, जो खादान उत्पादन हम लोग व्यवसाय के लिए नहीं करते, वहां खाने के लिए करते हैं, पेट भरे इसके लिए गेहूं, चावल, मसूर, चना उगाते हैं, मक्का उगाते हैं। लेकिन यहां जो होगा वो नॉर्मली खादान के साथ साथ ज्यादा फोकस किस पर होगा, कैश क्रॉप पर होगा, जिससे नकदी फसल करते हैं। और नकदी फसल में सबसे इंपॉर्टेंट जो फसल है यहां पर वो है कपास, ये ध्यान रखना। कपास जिसको हम लोग कॉटन कहते हैं, और कॉटन के कारण सूती वस्त्र उद्योग काम करता। सूती वस्त्र के लिए कपास चाहिए, रुई चाहिए, कॉटन चाहिए, और उस कॉटन से सूती वस्त्र बनाया जाता। तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त है, ध्यान रखना कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन मिट्टी, काली मिट्टी। और यही वजह है कि कपास
और सूती वस्त्र उद्योग वहीं डेवलप होता है, वहीं पर काम कर रहा है भारत में, जो काली मिट्टी का क्षेत्र है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग काम करती है। और भारत में आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में सर्वाधिक रोजगार सूती वस्त्र उद्योग देता है। और इस सूती वस्त्र उद्योग बड़ी बड़ी मिलें काम कर रही है, और वो सब इस काली मिट्टी की वजह से, जो कि रॉ मटेरियल है एक सूती वस्त्र के लिए, तो रॉ मटेरियल के लिए कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, इसलिए इसका कपास से जोड़कर एक नाम दिया गया है, इसलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो काली तो था ही और कपासी जुड़ गए, तो कभी कभी पूछ देगा कि कपासी मिट्टी कहा जाता है किसको, तो काली मिट्टी। या पूछ देगा कि महाराष्ट्र गुजरात में ही सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग विकसित है, क्यों? क्योंकि उसी क्षेत्र में काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार है, और इसलिए वहां पर कपास होता है, और कपास की वजह से सूती वस्त्र को रॉ मटेरियल मिल जाता है। तो काली कपासी मिट्टी भी कर। अब यहां ध्यान रखना है कि इसके अलावा कैश क्रॉप में 2, 3, 4 फसल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, प्याज की खेती बहुत होती है, इसके अलावा केला की खेती होती है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है साइट्रस फ्रूट। ये ध्यान रखना है, साइट्रस फ्रूट कभी कभी यही पूछ देगा। तो साइट्रस फ्रूट उसको कहते हैं जिसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता, साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रस फ्रूट के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। जैसे कपास के लिए उपयुक्त है, वैसे ही साइट्रस फ्रूट के लिए, जिसको साइट्रिक एसिड कहते हैं, साइट्रिक एसिड जिसमें मिलता है। आजकल कोविड-19 में इन रसदार या साइट्रिक एसिड वाले फलों का सर्वाधिक सेवन हो रहा, क्योंकि माना जाता है कि ऐसे फल हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और आजकल एक कंपल्सन है कि आप नींबू, मौसमी, इन सब का प्रयोग अपने जीवन में करें ज्यादा से ज्यादा। और ये जो है साइट्रिक एसिड या साइट्रस फ्रूट, ये नॉर्मली खट्टे रसेदार फलों को कहा जाता है, खट्टे रसेदार फल। इसके लिए ये मिट्टी बहुत उपयुक्त है। इसलिए देखते होंगे 2-3 चीज, एक है नींबू, इसके अलावा नारंगी, इसके अलावा मौसमी, ये सब साइट्रस फ्रूट है। इसमें सब में साइट्रिक एसिड होता है। और ये सब जानते हुए, नारंगी, मौसमी, ये सब का उत्पादन सर्वाधिक महाराष्ट्र के जोन में होता है। प्याज महाराष्ट्र से आता है, केला महाराष्ट्र में होता है, तो ये सब की खेती होती है। इसके अलावा गन्ने की भी खेती बड़े पैमाने पर होती है, तो गन्ना भी इंपॉर्टेंट है। और ये सब देख रहे हैं कि ये खाद्यान्न फसल नहीं, ये सब कैश क्रॉप है, कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में इसको देखा जाता है। ये नकदी फसल के रूप में किसान उतारते हैं और इससे आर्थिक व्यवसाय करते हैं, खरीद करके बेचते हैं, उत्पादन करके बेचने का काम करते हैं, और इससे उनकी रेवेन्यू प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना है कि प्याज, केला, साइट्रस फ्रूट, गन्ना, खट्टे रसदार फल, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है काली मिट्टी का। तो ये ध्यान रखना। अब इस काली मिट्टी को और आगे चलें तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ध्यान देंगे। अब यहां ध्यान देना है कि काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से दक्कन के क्षेत्र में है। तो दक्कन का पठार जो है उसी में इस मिट्टी का मुख्यतः विस्तार, दक्कन के क्षेत्र में इसका विस्तार है मुख्य रूप से। और भी है, लेकिन मेन एरिया दक्कन का क्षेत्र। और दक्कन प्लेट्यू जो हमने पढ़ा है, दक्कन का पठार, उसमें आपको ध्यान रखना है, जो हम यहां मैप के द्वारा आपको दर्शा दिए, तो ध्यान रखना। और हमने कहा कि जो दक्षिण का क्षेत्र है भारत में, जहां पर एक काली मिट्टी का विस्तार है, ये बहुत उपजाऊ है। और उपजाऊ इतनी है कि इसकी तुलना वर्ल्ड के 2 महत्वपूर्ण मिट्टियों से की जाती है, और इसलिए आपको याद रखना। और 2 मिट्टी जो तुलना होती है दक्कन के क्षेत्र का, जो काली मिट्टी उसका जो हम याद रखेंगे, तो ध्यान रखना, इसका जो तुलना होता है समानता, एक जो है ना रूस के क्षेत्र में पाए जाने वाली रूस की चर्नोजेम मिट्टी, ये ध्यान रखना है, रूस के चर्नोजेम मिट्टी से, या दूसरा अमेरिका के प्रेरी के मैदान से, ये ध्यान रखना। तो जैसे यहां उत्तर का विशाल मैदान है, वैसे ही अमेरिका का प्रेरी का मैदान। और ये दोनों ही
एरिया जो है रूस का चरनोजेम मिट्टी और अमेरिका का प्रेरी का मैदान, ये दोनों मैदान उसी रूप में है, उतना ही उपजाऊ है जितना हमारा दक्षिण भारत में, ये दक्कन के क्षेत्र में जो काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो अक्सर पूछ देगा कि भारत के काली मिट्टी के क्षेत्र की तुलना की जाती है किस मिट्टी से, तो रूस के चरनोजेम मिट्टी से और अमेरिका के प्रेरी के मैदान से। अर्थात यहां भी उसी तरह से काली मिट्टी का विस्तार है जैसे हमारे यहां दक्कन के क्षेत्र में, दोनों में बिल्कुल समानता है। इसी तरह की नमी धारण करने की क्षमता, इसी तरह के कॉमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन की क्षमता, उसी तरह बिना जोते आप इसमें कृषि कार्य कर सकते हैं। ये सब सिमिलरिटी इसमें देखने को मिलती है, तो ये ध्यान रखना। अब आगे चलें तो ये मिट्टी जो है इसको 2-3 इंपॉर्टेंट नामों से जाना जाता है, ध्यान रखना। तो दक्षिण भारत में इसको काली मिट्टी कहा जाता है, तो पूरे दक्षिण भारत को ले लें तो इसको काली मिट्टी कहेंगे, ब्लैक सॉइल है, ये ध्यान रखना। लेकिन दक्षिण भारत में ही अगर केरल की बात किया जाए, ये ध्यान रखना, केरल, तो केरल के लोग इसको अपनी भाषा में केरल में इसे एक नाम देते हैं बहुत यूनिक, जिसको साली कहते हैं। तो केरल में काली मिट्टी का नाम क्या है, साली है। तो काली और साली मिलता जुलता है, ध्यान रखना, क्योंकि कॉमन है, यूनिक नेम है। साली से सब परिचित हैं, सबको ध्यान रहे न रहे, साली पर बहुत ध्यान रहता है लोगों का, तो साली ध्यान रखें, मिट्टी में बहुत इंपॉर्टेंट। और केरल में इस काली मिट्टी का नाम साली, ये ध्यान रखना। दक्षिण भारत में पूरा काली मिट्टी कहते हैं, लेकिन केरल राज्य में केरल के लोग इसको एक यूनिक नाम से बुलाते हैं जिसको साली कहा जाता। तो ये भूलेंगे नहीं, भूलते भी नहीं है लोग, सब कुछ भूल जाते हैं, साली को नहीं भूलते। तो उसी तरह से मिट्टी को भी नहीं भूले, ये ध्यान रखें। अब यहां ध्यान दें कि केरल में इसे साली कहा जाता, जबकि अगर उत्तर भारत में चले आए तो उत्तर भारत में इसको केवाल कहा जाता है, केवाल मिट्टी, तो ये ध्यान रखना। तो कई नाम हो गया, रूस की चरनोजेम, अमेरिका की प्रेरी का मैदान, दक्षिण भारत में काली मिट्टी, केरल में इसे साली, और उत्तर भारत में केवाल। उत्तर भारत में यूपी, बिहार, ये सब के क्षेत्र में अगर कहीं है थोड़ा बहुत तो केवाल मिट्टी कहलाए। हम लोग भी बिहार में केवाल मिट्टी के बारे में जानते हैं, देखते होंगे, बहुत हार्ड होती है, काली होती है। बहुत सारे लोग इसको नहाने में भी इस्तेमाल करते हैं। काली मिट्टी बालों में लगाएंगे, बाल को बिल्कुल साफ कर देती है। सूखने पर बहुत हार्ड हो जाती है, कड़ी, इतनी कड़ी कि चलेंगे तो पैर में चुभेगा कांटे जैसा। लेकिन मिट्टी पड़ जाए तो काफी चिपचिपी गीली हो जाती है, पानी पड़ जाए तो चिपचिपी गीली हो जाए। तो ये सब कैरेक्टर है इस काली मिट्टी का। तो ध्यान रखना है कि ये सब तो मेन फ्रूट्स है या क्रॉप है जहां पर उत्पादन काली मिट्टी में होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसी में जो हम लोग बिहार में केवाल वगैरह की बात करते हैं, जो काली मिट्टी का ही एक अंश है, उसमें मसूर, चना या धान की भी बड़े पैमाने पर खेती होती है। तो ये ध्यान रखना है कि ये कॉमर्शियल क्रॉप के साथ साथ कुछ खाद्यान्न फसलों के भी उत्पादन में एक भूमिका निभाती है। तो ये सारा पॉइंट आप पहले तो ध्यान रखें काली मिट्टी के बारे में। अब चलते हैं भारत में काली मिट्टी के विस्तार पर नजर डालते हैं। तो जब विस्तार पर नजर डालेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना कि इसका विस्तार जो है भारत में, यह विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट है। और विस्तार जो अगर देखें पूरे मिट्टियों को, 8 मिट्टियों को अलग अलग करके, जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी दूसरा पढ़ रहे हैं, पहला पढ़े थे जलोढ़ मिट्टी, और हमने कहा था जलोढ़ मिट्टी 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भारत, जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में। लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पर यही। तो ये ध्यान रखना है, विस्तार को देखेंगे तो ध्यान रखना है कि यह विस्तार के मामले में अगर देखें तो ध्यान देना है कि यह भारत में जलोढ़ मिट्टी के बाद, भारत में जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल में, दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल में
पाई जाती है, ये ध्यान रखना। तो ऑर्डर भी पूछ देगा कभी कभी, इनमें से बढ़ते क्रम में घटाएं, घटते क्रम में घटाएं। बीपीएससी में आजकल ऐसे ही पूछता है, केबीसी में देखते होंगे पूछता था अरेंज कीजिए, ऊपर से नीचे घटते बढ़ते क्रम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप कमीशन की तैयारी करते हैं तो आपको थोड़ा सा देखने का नजरिया बदलना हो। रटने पर ध्यान नहीं देना है, रटने का काम समझने के बाद करें, और समझ के करेंगे तो रटना बहुत आसान हो जाए। आप फैक्चुअली रट लेंगे तो क्वेश्चन में जब पूछेगा तो फिर आपको दिक्कत हो। तो ध्यान रखना है कि विस्तार देखना है। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी दूसरी मिट्टी, लेकिन लाल और पीली मिला देंगे तब, लेकिन एक मिट्टी अगर बात करेंगे तो दूसरी नंबर पर कौन है? काली मिट्टी, ये ध्यान रखना। तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसका कुल क्षेत्रफल जो है ये ध्यान रखना। ये अगर क्षेत्रफल पर ध्यान दें तो भारत में जो मिट्टी का विस्तार है उसमें यह 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ये ध्यान रखना। कितना में? 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जबकि जलोढ़ मिट्टी 15 लाख वर्ग किलोमीटर में, तो 43%, ये लगभग 15% के आसपास आता। तो ध्यान रखना है, लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में काली मिट्टी का विस्तार है, जो भारत में दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी। तो ऑर्डर ध्यान रखना कि जलोढ़ के बाद कौन? तो काली मिट्टी। अब आगे चलते हैं, इसी विस्तार पर थोड़ा सा और माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब विस्तार देखें तो विस्तार से संबंधित जो भारत के राज्य हैं उस पर नजर डालना कि भारत में कौन कौन राज्य है जहां पर काली मिट्टी है। तो यहां पर हमने इसी के लिए मैप बनाया। ये चुपोटा जो मिट्टी है इसमें ये डॉट डॉट जो है ये आपको काली मिट्टी के क्षेत्र को दर्शाया। काली मिट्टी, ये ध्यान रखना। तो ब्लैक सॉइल को यहां हमने डॉट डॉट से दिखाया। राज्य को मैप में छोटा बड़ा है, उसको ध्यान रखना है। एग्जैक्ट मैप नहीं है, लेकिन समझने के लिए हमने बनाया, ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए कि ये काली मिट्टी भारत में है कहां। हमने कहा था दक्कन के क्षेत्र में। तो दक्कन दक्षिण भारत, ये वाला नीचे दक्कन का क्षेत्र है। तो दक्कन के क्षेत्र का उत्तरी भाग और उत्तर के साथ साथ पश्चिमी भाग। तो ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो डॉट डॉट एरिया दिखाया गया, यही क्या है? काली मिट्टी का जोन। अब काली मिट्टी के अगर विस्तार मुख्य रूप से देखें, इसके अलावा भी कुछ है, इधर भी है, इधर भी है, कुछ इधर भी है, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो एक राज्य ये है पहला, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, यहां पर थोड़ा सा है छठा, यहां थोड़ा सा ये सातवां, इसके अलावा भी है। लेकिन मुख्य रूप से अगर विस्तार देखेंगे तो 5 राज्यों में 1, 2, 3, 4, 5, पांचों को थोड़ा सा अवलोकन करना कि है कौन। तो ये यहां से चले तो ये वाला पूरा गुजरात है, और गुजरात का पश्चिमी और दक्षिणी भाग, पश्चिमी और दक्षिणी भाग ये जो नीचे है ये वाला, इसमें भी पूरा नहीं, ये पूरा नहीं, यहां पोरबंदर है जहां गांधी जी का जन्म हुआ था। तो उसके जस्ट ऊपर इस साइड में ये वाला जो है, तो ये ध्यान रखना, इधर भावनगर वगैरह है। तो गुजरात के दक्षिणी और पश्चिमी और दक्षिणी भाग में काली मिट्टी का है विस्तार। इसके अलावा इधर आ जाएं तो गुजरात का पूर्वी क्षेत्र भी, यहां भी पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में भी काली मिट्टी। तो ध्यान रखना है, ये गुजरात में बहुत बड़े एरिया में, लगभग आधा से ज्यादा गुजरात में काली मिट्टी। अब इधर नीचे आ जाएं तो ये महाराष्ट्र है पूरा। तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में देख रहे हैं तो थोड़ा सा ये वाला पश्चिमी पार्ट को छोड़ दें जो समुद्र के किनारे, तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र जो है काली मिट्टी से फैला हुआ, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कि काली मिट्टी का महाराष्ट्र में ही सर्वाधिक विस्तार। इसके अलावा यूपी में, ये मध्य प्रदेश में आ जाएं तो मध्य प्रदेश में किधर है? तो जो गुजरात से सट रहा एरिया, जो दक्षिण और पश्चिम वाला भाग, तो मध्य प्रदेश का दक्षिण और पश्चिम भाग। यहां थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का भी टच करता है, राजस्थान का दक्षिणी भाग भी कह सकते हैं। ये ऊपर राजस्थान है तो राजस्थान का दक्षिणी भाग भी। यहां पर यूपी है, तो यूपी में ध्यान रखना कि यूपी का भी कुछ एरिया, झांसी वगैरह का जो एरिया है वहां भी काली मिट्टी है, लेकिन वहां थोड़ा बहुत है, बहुत एक छोटे एरिया में।
लेकिन मुख्य रूप से किधर, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यहां कौन है ये कौन राज्य है, तो ये गोवा है, और गोवा के नीचे ये जो है कर्नाटक है। तो कर्नाटक का कौन भाग है, उत्तरी भाग। ये उत्तर वाला पार्ट ये जो दिख रहा है इसे, ये कर्नाटक का उत्तरी भाग। ये कौन सा राज्य है, ये है तेलंगाना, जो आंध्रा से कट करके अलग हुआ है। तो तेलंगाना का देख रहे हैं पूरा उत्तरी भाग, इधर पश्चिम पूरब से चले तो उत्तर को लेते हुए पश्चिम तक, ये जो पूरा भाग है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। यही नहीं, कर्नाटक को देखे तो कर्नाटक का उत्तरी भाग तो है, और फैलते फैलते ये आंध्रा में घुस गया है, आंध्रा के तट तक पहुंच गया, जो विशाखापट्टनम का एरिया है इधर तक आ गया। यहां भी थोड़ा सा देखेंगे तो इधर आ गया ये उड़ीसा के क्षेत्र। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे घुस गया, थोड़ा उड़ीसा में भी दिख रहा है, थोड़ा यहाँ आंध्रा में भी है, थोड़ा यहाँ कर्नाटक का उत्तरी भाग है, महाराष्ट्र पूरा एरिया ही कवर कर रहा है, मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिम भाग है, गुजरात का पश्चिमी दक्षिण भाग और पूर्वी दक्षिण भाग। तो यही मुख्य विस्तार। मतलब अगर राज्यों को देखें तो राज्यों को ध्यान देना कि राज्यों को अगर नजर डालें तो राज्यों में जो नाम आता है वो ध्यान रखना है, पहला नाम लेंगे महाराष्ट्र का, ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, गुजरात के बाद ध्यान रखना है अगला पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के बाद देखें तो नीचे आ जाए तो उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक के बाद अगर देखें तो उत्तरी तेलंगाना, उत्तरी तेलंगाना। यही मुख्य विस्तार है काली मिट्टी का, जो दक्कन का क्षेत्र है। तो इन राज्यों को ध्यान रखना, तो ध्यान देना है कि इन सब राज्यों में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती। लेकिन अगर आपको ध्यान दें क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक विस्तार जो है, तो सर्वाधिक विस्तार अगर पूछ दे तो सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में होगा, तो सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में होगा। कहां होगा, महाराष्ट्र में। यह ध्यान रखना, सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में। जबकि दूसरा सर्वाधिक विस्तार कहां है, तो गुजरात में। तो ये याद रखना है। पहला तो आजकल सबको याद रहता है, लेकिन दूसरा भूल जाते हैं। पहला पर सबको याद होता है, सब जगह डाटा भी मिलता है, दूसरा को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान है। आजकल क्वेश्चन में दूसरा ज्यादा पूछ रहा। तो पहला सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में, और महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है गुजरात का। और इसलिए हमने कहा था कि ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा डेवलप है, सबसे ज्यादा कॉटन इंडस्ट्री वहीं काम कर रही है। कारण क्या है, क्योंकि पूरा एरिया काली मिट्टी के क्षेत्र में आता है, और इसलिए कपास की खूब खेती, और कपास की वजह से सूती वस्त्र उद्योग काम कर रहा है। इसलिए हमने कहा कि जिज्ञासा पालें। जिज्ञासा सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है, ये ध्यान रखना है। अगर जिज्ञासा नहीं है तो आप किसी भी चीज को अचीव नहीं करेंगे और ना ही आपको सफलता मिल पाएगी। तो हर चीज के लिए जिज्ञासा बरतें, बिना जिज्ञासा के कुछ नहीं होगा। अब यहां पर जब इंडस्ट्री को पढ़ेंगे, कॉटन इंडस्ट्री, तो वहां पर फिर से चर्चा होगी कि कॉटन इंडस्ट्री क्यों ग्रो है गुजरात में और महाराष्ट्र में। तो उसकी वजह यही है काली मिट्टी का विस्तार। तो यही काली मिट्टी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके बनावट से संबंधित वो बात है। अब इस मिट्टी में पोषक तत्वों को ध्यान रखना, और पोषक तत्व हमने बताया है कि क्या क्या है। नमी बहुत अधिक करता है धारण में, पानी को जल्दी छोड़ता नहीं है, महीनों तक मिट्टी गीली रहती है, रसेदार फलों के लिए बहुत ज्यादा ये उपयुक्त है, सब हमने बताया। अंगूर की खेती भी इन्हीं नासिक के क्षेत्रों में ज्यादा होती है। तो ये ध्यान रखना है, जो कि रसदार फल है। अब आगे ध्यान दें तो ये ध्यान देना कि इस मिट्टी में, जो काली मिट्टी, इसमें दो चीज, नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस, ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस के साथ साथ एंड ह्यूमस का अभाव है, ये ध्यान रखना। मतलब नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, और ह्यूमस मतलब
जीव जंतु के अवशेष इसमें बहुत कम मिलते हैं। क्यों कम मिलते हैं? क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से बना हुआ। और हम लोग पढ़ेंगे जब चट्टान तो पता चलेगा कि आग्नेय रॉक ऐसा रॉक होता है, ऐसा चट्टान होता है इग्नियस रॉक, जिसमें जीवांश सबसे कम होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और ह्यूमस का इस मिट्टी में अभाव होता है। विस्तार याद रखना। ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ये जलोढ़ मिट्टी है, ये काली मिट्टी। अब ये जो बच रहा है इधर बहुत सारी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी इधर सब है। सब हम लोग एक एक करके देखें। तो ये जब सब हो जाएगा तो फिर हम एक मैप बना करके आपको डिटेल में एक क्लास में अलग से मिट्टी को समझाएंगे, एक ही मैप के द्वारा कि भारत में विस्तार किसका किस रूप में है। तो इसको याद रखें। काली मिट्टी को, काली है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, इंडस्ट्री के लिए, आर्थिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी। और इसलिए हमने कहा है कि खूबसूरती पर ना जाए। खूबसूरती हमेशा नुकसान देती है। कहा जाता है, गाना आया था, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो ये ध्यान रखना है, काला गोरा से मतलब नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सुपरिटी इंफिनिटी आर्थिक रूप से जाति के आधार पर कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और एक एजुकेटेड, शिक्षित, प्रबुद्ध नागरिक का काम है समता का भाव उत्पन्न करना, देश में इंटीग्रिटी को लाना, इक्वलिटी को लाना, समानता का भाव में चलना। और आज हम देख रहे हैं समाज बिल्कुल बिखरा हुआ है, समाज छोड़ दें परिवार बिखरा हुआ। और इसलिए कभी कभी आकलन करते हैं तो लगता है कि पढ़ने से, जॉब लेने से, सफलता से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मानव ऐसा करके भी जीवन में खुश या आनंदित नहीं हो सकता। तो क्वालिटी पर ध्यान दें, गुणवत्ता पर ध्यान दें और यूनिटी, इंटीग्रिटी पर ध्यान दें। भारत की एकता, अखंडता के लिए मरने को तैयार रहे, लड़ने को नहीं, मरने को तैयार रहे, तभी ये देश एकजुट हो सकता। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे कल के क्लास में। तब तक की जय हो मैया की, भारत मां की जय।